मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो है प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, पाषाण काल हम लोग पढ़ रहे थे। मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, और उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था कि प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल इसका समय मैंने आपको बताया था कि 20 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व तक है। काफ़ी लंबा पीरियड है। तो सुविधा की दृष्टि से पुरापाषाण काल को भी 3 उपकालों में विभाजित किया गया था। पहला निम्न पुरापाषाण काल, जिसमें हमने पढ़ा कि इस समय चॉपिंग संस्कृति थी, जिसको पेबुल संस्कृति भी कहा जाता है और सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी संस्कृति थी इसमें हैंड एक्स और क्लीवर संस्कृति, जो दक्षिण भारत में रही। इसके हमने बारे में जाना कि इसके स्थल कहाँ कहाँ पर थे और इसकी विशेषता क्या थी। इसके बाद हमने पढ़ा मध्य पुरापाषाण काल के बारे में, जिसको क्योंकि फलक उपकरणों की अधिकता के कारण इसको फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और इसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ पर पहला मानव कंकाल के अवशेष हथनौरा से हमको प्राप्त हुए हैं, और भीमबेटका से हमको बहुत सारी शैलकृत गुफाएं प्राप्त हुई हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे उच्च पुरापाषाण काल के बारे में। लगभग 40,000 वर्ष पूर्व का यह काल हिम युग की अंतिम अवस्था का काल था। अब जो जलवायु है वो गर्म होती जा रही थी, और इस समय आधुनिक मानव पूर्ण रूप से विकसित हो चला था। इस काल में हम अनेक विशेषताएं पाते हैं। इसका प्रधान पाषाण उपकरण ब्लेड है। इसके अलावा इस काल के हमको खुरचनी, बेधनी, आरी, तक्षणी और चाकू, ये विशेष उपकरण हमको प्राप्त हुए हैं। अब इसके स्थल क्या क्या, कौन कौन से स्थलों पर ये हमको प्राप्त हुए हैं? विंध्य क्षेत्र के शैलाश्रम में अनेक गुहा चित्रों का निर्माण भी इसी काल में हुआ। बेलन और सोहन घाटी, सिंह भूमि, भीमबेटका, बबुरी, बागौर राजस्थान में बागौर है, वहाँ से हमको ये प्राप्त हुए हैं। पटने, इनाम गांव, रेणुगुंटा और करनूल की गुफाओं से भी इस काल के उपकरण हमको प्राप्त हुए हैं। इस काल में हमें मछली पकड़ने के कांटे और हड्डी से बने हुए उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इससे पहले हमने देखा कि केवल पाषाण से निर्मित उपकरण हमको प्राप्त हुए हैं। इस काल में उच्च पुरापाषाण काल में हमको हड्डी से बने हुए उपकरण भी प्राप्त हुए हैं और मछली पकड़ने के कांटे भी प्राप्त हुए हैं। यानी विकास का क्रम चल रहा था।
बेलन घाटी से हमें लोहंदा नाला से अस्थि की बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जो मानव कला चेतना का प्रमाण है। मनुष्य ने रंगों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया था इस युग से प्राप्त शैलचित्रों में। शैलचित्र मैंने आपको बताया भीमबेटका से और कुरनूल की गुफाओं से भी प्राप्त हुए हैं। इन शैलचित्रों में मुख्यतः गेरुआ, लाल, सफ़ेद, हरा व पीले रंग का प्रयोग किया है। अधिकांश जो चित्र हैं वो शिकार और दैनिक जीवन से संबंधित हैं। भीमबेटका से जो चित्र प्राप्त हुए हैं उनमें नृत्य, मदिरापान, जुलूस आदि प्रमुख हैं। और ये जो चित्र हैं जो इस काल के प्राप्त हुए हैं, ये चित्र अब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। इस काल में मिले जो हथियार हैं वो कुछ हल्के और परिष्कृत थे और इनके किनारे भी तीक्ष्ण थे, नुकीले थे। रेणुगुंटा से कुछ हथियार हम इसमें पाते हैं। बेलन घाटी से भी हमको मातृ देवी की प्रतिमा मिली है जो हड्डी पर बनी है, लेकिन हम इसको पूरी तरह मातृ देवी नहीं मान सकते क्योंकि ऐसी मूर्तियाँ यूरोप क्षेत्रों में भी मिली हैं। तो कुछ विद्वान इसे मातृ देवी व हारपून मानते हैं, मत्स्य पर चीज़ को कहा जाता है। तो इस काल का जो मानव था वो खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता ही था, उत्पादक नहीं था। आधुनिक मानव यानी ज्ञानी मानव जिसको कहा जाता है, होमोसेपियंस, वो इस युग की विशेषता है। इस युग में उपयोग में लाए जाने वाले जो औजार हैं वो चकमक पत्थर के बने थे। तो इस युग की विशेषताएं क्या हुई? जैसे चकमक उद्योग की स्थापना इस काल में शुरू हो गई। मानव में बंधुत्व की भावना का विकास हुआ। नए नए परिष्कृत हथियारों का प्रादुर्भाव भी इसमें शामिल है, क्योंकि हमें इसमें सुइयाँ मिली हैं, अस्थियों के औजार मिले हैं। सुइयाँ भी किसकी थी? अस्थियों की बनी हुई थी। और हारपून इत्यादि हमको यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो 10,000 ईस्वी पूर्व इसका समय मान सकते हैं लगभग। तब तक आते आते मानव ने इन सब विषयों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी और विश्व की नई सभ्यताओं के जन्म के लिए आधारशिला रखी। तुम देखते हैं कि भारत में पूर्व पाषाण कालीन मनुष्य का जो जीवन था वो पूर्णतया प्राकृतिक था। वो प्रधानतः आखेट पर ही निर्भर करते थे। उनका भोजन मांस अथवा कंद मूल फल ही हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वो कच्चा मांस ही खाता था। उसके पास कोई निश्चित निवास स्थान भी नहीं था और उसका जो जीवन था वो खाना बदोश और घुमक्कड़ था। सभ्यता के इस आदिम युग में मनुष्य कृषि कर्म अथवा पशुपालन से परिचित नहीं था और न ही वह बर्तनों का निर्माण करना जानता था। इस काल का मानव केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता ही था और अभी तक वह उत्पादक नहीं बन सका था। मनुष्य और जंगली जीवों के रहन सहन में कोई विशेष अंतर नहीं था। हमने पढ़ा अभी पुरापाषाण काल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे दूसरा काल, मध्य पाषाण काल के बारे में। इस युग को मध्य पाषाण काल कहा जाता है
और इसे पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य ये स्थित था, इसलिए इसको संक्रांति, इन दोनों के मध्य का संक्रांति काल भी कहा जाता है, क्योंकि यह संक्रमण काल का प्रतिनिधित्व करता है। फलतः मानव के उपकरण, शिकार और रहन सहन की पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जबकि C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले, जिनको माइक्रोलिथ्स भी कहा जाता है। ये लगभग आधा इंच से लेकर पौन इंच तक के साइज के हैं। इसमें ब्लेड है, छिद्रक, स्क्रैपर, ब्यूरिन, बेधक, चांद्रिक और समलंब प्रमुख हैं। कुछ स्थानों से हड्डी और सींग से बने हुए उपकरण भी हमको प्राप्त होते हैं। पाषाण उपकरण चर्ट, चालसेडनी, जैस्पर, एगट, क्वार्ट्जाइट, फ्लिंट आदि कीमती पत्थरों के बने हुए हैं। कुछ उपकरण त्रिभुज तथा समलंब चतुर्भुज के आकार के भी हैं। मध्य पाषाण काल के जिन स्थानों पर खुदाई हुई है, उनमें कब्रिस्तानों की संख्या ही अधिक है। तो उल्लेखनीय बात यह है कि भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगते हैं। भारत में मध्य पाषाण काल के पुरास्थल राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में स्थित हैं, जहाँ से पुरातत्ववेत्ताओं ने लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए हैं। राजस्थान का सबसे प्रमुख स्थल भीलवाड़ा जिले में बागौर है। यहाँ 1968 से 1970 तक V.N. मिश्र ने उत्खनन कार्य करवाया और यहाँ से पाषाण उपकरणों के साथ साथ मानव कंकाल भी प्राप्त हुआ है। इस समय मानव छोटे छोटे शिकार करने लगा, जैसे मछलियाँ हैं, पक्षी है, इनके शिकार करने लगा। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से हमको पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये आप बात याद रखिएगा, ये बागौर से हमको, राजस्थान के बागौर से और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से पशुपालन के प्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस युग के मानव ने शिकार के साथ साथ खाद्यान्न का संग्रह करना सीखना शुरू कर दिया। अग्नि का प्रयोग मध्य पाषाण काल को पुरापाषाण काल से अलग करता है, क्योंकि यहाँ पर हमको बहुत सारे चूल्हे मिले हैं। चूल्हे की प्राप्ति इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य ने सामूहिक जीवन के साथ साथ भोजन बनाने की कला की शुरुआत कर दी थी। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से, भीमबेटका, आदमगढ़, सैलाश्रय से इस काल के लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस काल में मानव कंकाल का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय और महदहा से प्राप्त हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा
सराय नाहर राय। सराय नाहर राय से जो गंगा घाटी में है, हड्डी और प्रस्तर उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। आवास इस काल के मनुष्य के घास फूस के बने थे। कहीं फर्श में पत्थर लगे थे। घरों के चारों तरफ खंबे गाड़ने के साक्ष्य भी हमको प्राप्त हुए हैं। एक ही पंक्ति में 3 शवाधान के साक्ष्य भी सराय नाहर राय से हमको प्राप्त होते हैं। चौपानी मांडो से स्थायी जीवन के साक्ष्य स्वरूप चूल्हा, चक्की और मूसल प्राप्त हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि मनुष्य स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा था, चूल्हा जलाने लगा था, चक्की और मूसल भी क्योंकि प्राप्त हुए। वहाँ दहा से बूचड़खाना, गोबर, आवास के साथ साथ जुड़वा शवाधान के साक्ष्य भी हमको प्राप्त होते हैं। राजस्थान के बागौर से पाषाण के साथ साथ लौह काल के उपकरण और मानव कंकाल भी हमको प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका से मानव अंत्येष्टि का प्रमाण भी हमको प्राप्त हुआ है। लेखनिया से 17 नर कंकाल हमको मिले हैं। महदहा की समाधियों से अंत्येष्टि संस्कार विधि की जानकारी हमको मिलती है। हमने अभी पहले पूर्व पाषाण काल में पढ़ा कि मनुष्य खानाबदोश जीवन व्यतीत करता था और वहाँ पर हमको कोई मृतक संस्कार विधि की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। तो यानी मनुष्य मृत को ऐसे ही छोड़ देता था, पशु पक्षी उसको खा जाते थे। लेकिन हम पढ़ रहे हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। तो इस काल में मृतकों के साथ हमको खाद्य सामग्रियाँ, औजार, हथियार ये सब भी प्राप्त हुए हैं। तो जिससे हमको लगता है कि अनुमान लगाते हैं इतिहासकार कि संभवतः वो लोकोत्तर जीवन में विश्वास करने लगे थे और मरने के बाद उनको लगता था कि मरने के साथ बाद उसका पुनः जन्म होगा और उनको इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो मृतकों के साथ में खाद्य सामग्रियाँ, औजार, हथियार भी प्राप्त हुए हैं। एक व्यक्ति के साथ में कुत्ते की जो हड्डियां हैं वो प्राप्त हुई हैं। इससे पता चलता है कि उसने पशुपालन भी शुरू कर दिया। पशुपालन ऐसे पशुपालन नहीं करता था, लेकिन काफ़ी सारे जानवरों से वो भिज्ञ था और हो सकता है कि उसने पशुपालन भी शुरू कर दिया हो। इस काल के मनुष्यों का जो जीवन है, जीवन पद्धति है, वो किस प्रकार की थी? मध्य पाषाण काल मानवों का जीवन पूर्ण पाषाण काल के मनुष्यों की अपेक्षा कुछ भिन्न था। यद्यपि वो अधिकांशतः शिकार पर ही निर्भर करते थे, तथापि इस काल के लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी, जंगली घोड़े और भैंस आदि का शिकार करने लगे थे। उन्होंने थोड़ी बहुत कृषि करना भी प्रारंभ कर दिया होगा। अपने अस्तित्व के अंतिम चरण तक वे बर्तनों का निर्माण करना भी सीख गए होंगे। पशुओं से धीरे धीरे उनका परिचय बढ़ रहा था, क्योंकि आपको मैंने बताया कि सराय नाहर राय और महदहा की समाधियों से इस विषय में काफ़ी कुछ जानकारी हमको प्राप्त होती है। शैलाश्रय हमको जो प्राप्त हुए हैं भोपाल के निकट, उनमें मनुष्य रहा करता था और वह कृषि कर्म और पशुपालन से अनभिज्ञ था। उसका प्रमुख उद्यम आकीट था। फल फूल कंद मूल उसकी उदर पूर्ति के साधन थे। चूल्हों की प्राप्ति से प्रकट होता है कि मांस को पकाकर खाता था।
उत्खनन में कई प्रकार के औजार प्राप्त हुए हैं, जैसे कोर, चंद्राकार ब्लेड विशेष उल्लेखनीय है। और इस समय शायद उसने मिट्टी के बर्तन बनाना भी प्रारंभ कर दिया था। शवों को दफनाना भी इस काल में प्रारंभ कर दिया गया था। तो इस काल की विशेषता क्या हुई कि सूक्ष्म उपकरण बनाने की तकनीक का विकास शुरू हो गया था। अर्धचंद्राकार उपकरण बनने लगे थे। एक धार फलक, जो एक तरफ उसकी धार होती थी, ऐसे उपकरण बनाने लग गया था। स्थायी निवास का साक्ष्य हमको प्राप्त हो गया और पशुपालन के साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। तो ये थे इस काल के मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी।